अगला हमारा न्यूरोथेरेपी का कॉन्सेप्ट है जो मेडिकल साइंस के साथ कोरिलेट है। मेडिकल साइंस ने एक जानकारी हमें ये दी कि हमारे ब्रेन का सुरक्षा कवच इतना स्ट्रांग है कि इसके अंदर कोई भी बाहर की मेडिसिन एंटर नहीं कर सकती, है ना। ये सुरक्षा कवच क्या है? 3 लेयर का बना हुआ है ना। 3 लेयर में पिया मैटर, आर्कनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है कि ये लेयर जो है इस ब्रेन को सुरक्षा देने का काम करती हैं। जैसे पहले के जमाने में, पहले समय पर क्या होता था, किला बना होता था ना, तो आपने कभी लाल किला देखा हो, दिल्ली का देखा हो, कहीं का भी देखा हो, तो उसके चारों तरफ क्या बनती है? खाई बना देते थे, वो खाई बना देते थे, फिर थोड़ा जमीन का टुकड़ा छोड़ते थे, फिर एक खाई बना देते थे। तो ये क्या है? इसका सुरक्षा कवच है कि कोई दुश्मन अगर अटैक करेगा तो उसे खाई से होकर गुजरना पड़ेगा। अब ये लोग कैसे जाते थे? जैसे अगर इस किले से जाना है तो ये यहाँ पे क्या फट्टा लगा देते थे, फट्टा लगा देते थे, सारे लोग चले गए, और जब ये गए तो यहाँ से ये फट्टा हटा दिया, फिर खाई बन गई चारों तरफ। तो ये सुरक्षा कवच है ना। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर भी होता है, और ये ब्रेन को चारों तरफ से, यानी चारों तरफ से हमारी 3 लेयर कवर करके रखती हैं, जिसमें पिया मैटर, आर्कनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर, ये 3 लेयर हैं। अब इन लेयर का क्या काम है कि कोई भी चीज, जैसे ब्लड सप्लाई ब्रेन को जा रही है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई तो जाएगी, बिना उसके तो चलेगा नहीं। इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, तो ये जब जाते हैं तो इन ये जो लेयर है, इस लेयर से होते हुए चीजें गुजरती हैं, और ब्रेन में ये देखते हैं, ये लेयर देखती है, ये ब्रेन के लिए अच्छी चीजें हैं और ब्रेन की बॉडी की ही चीजें हैं, तो इनको आसानी से जाने देती हैं। लेकिन अगर यहीं पर कोई फॉरेन मैटर, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है ना, या कोई मेडिसिन है, अगर ये इस ब्लड के थ्रू ही जाएंगी, तो यहां पर ये क्या है कि इनको रोक देती हैं, इनको जाने नहीं देती हैं। तो इस सुरक्षा कवच को हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण से बाहर की कोई भी मेडिसिन ब्रेन के अंदर नहीं जा पाती है, और उसकी वजह से हमारी दिमाग की बीमारियों में, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों में एलोपैथी जैसी चिकित्सा, यानी कि अंग्रेजी दवाइयों वाली चिकित्सा ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती। ये इस वजह से उन्होंने हमें मेडिकल साइंस ने बताया। और इसी वजह से जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं, चाहे वो कोमा को कोई पेशेंट चला गया हो, पैरालिसिस का पेशेंट हो, अल्जाइमर का हो, डिमेंशिया का पेशेंट हो, या कोई भी अन्य ब्रेन या फिट्स हो, एपिलेप्सी हो, ऐसी ये जो बीमारियां ब्रेन से रिलेटेड हैं, इनमें बहुत ज्यादा कामयाबी अभी भी मेडिकल साइंस को नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि वो जो मेडिसिन बनाते हैं वो मेडिसिन ब्रेन में नहीं जा रही। अब ब्रेन में जाएगी नहीं तो असर कैसे करेगी? तो उसमें इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं जाते, जैसे कुछ दवाइयां असर करती हैं, जैसे हम नींद की दवाइयां खाते हैं, तो नींद की दवाई खाते हैं, ब्रेन में जाती है, तभी हमें नींद आती है ना। बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो चला जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसके मॉलिक्यूल साइज बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइनर होते हैं, और वो मॉलिक्यूल साइज अंदर एंटर कर जाते हैं। तो लेकिन 80% बीमार जो मेडिसिन हैं वो ब्रेन के अंदर नहीं जा पाती हैं, और इसी वजह से हमारा मेडिकल साइंस ब्रेन जैसी बीमारियों में कामयाब नहीं है। नहीं तो पैरालिसिस ठीक हो जाता, भाई ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है या ब्रेन की नस फट जाती है, अब उसको हील करने में सालों साल लग जाते हैं, सालों साल से पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं। कोमा में पेशेंट चला गया, कोई ब्रेन का कोई अटैक आ गया या कोई ट्यूमर हो गया, उसका इलाज ही नहीं कर पाते, फिर उसको ऑपरेट करते हैं, है ना। तो ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से हमारी बाहर की मेडिसिन ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं, और इस वजह से हमारी ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों में एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां कामयाब नहीं हैं। ये हमें जानकारी मिल गई। अब लेकिन दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई बॉडी का ही केमिकल हो तो बॉडी का केमिकल तो ब्रेन के अंदर जा सकता है ना। कोई बॉडी के अंदर कोई केमिकल बना दिया जाए, कोई मेडिसिन बना दी जाए, और वो अगर ब्रेन में भेज दी जाए तो बॉडी के अंदर बनने वाले सारे केमिकल्स ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। तो अगर ये पेशेंट हमारे पास आता, हम तो कोई मेडिसिन देते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ही मेडिसिन को बनाने का काम करते हैं। तो जब हम बॉडी के अंदर ही मेडिसिन को बना सकते हैं, अगर या तो हम बना नहीं सकते या बना सकते हैं, पहली चीज तो बना सकते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ब्रेन की बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन हमारे सामने दिक्कत क्या है कि हम ब्रेन के अंदर
बहुत कम बना पाते हैं, हम स्मॉल इंटेस्टाइन से वो केमिकल्स को बनाते हैं जो ब्रेन को चाहिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, वो 20% ही बनते हैं। अब 20% में भी क्या है कि हम क्या उन 20% को 100% बना पा रहे हैं, तो उसमें भी वो 10 से 12% बनते हैं। तो वो 10 से 12% जो बनते हैं वही जाकर ब्रेन की बीमारियों पर काम करते हैं, और इस हिसाब से न्यूरोथेरेपी में अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ी ज्यादा मात्रा में बना देते तो और ज्यादा काम हम कर सकते थे, यानी कि ब्रेन की बीमारियों को ठीक कर सकते थे। अभी हमारा क्या है कि हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम से 20% वाले कॉन्सेप्ट पे काम करना है। पहली चीज तो ये है, क्योंकि हम केमिकल्स तो बना नहीं सकते भाई, जो बना सकते हैं बॉडी के अंदर जहां बनते हैं वहीं बनाएंगे। इस 20% में जो 100% है, यानी कि पूरा का पूरा 20% बने, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसमें भी ये 10 से 12% ही बन पाते होंगे। अब ये 10 से 12% या 15% मान लो मैक्सिमम बनता भी है, ये ब्रेन के अंदर जाता है तो थोड़ा रिजल्ट आता है। इसीलिए चाहे वो फिर कोमा का पेशेंट हो, चाहे वो पैरालिसिस का पेशेंट हो, फिट्स का पेशेंट हो, एपिलेप्सी का पेशेंट हो, डिमेंशिया का पेशेंट हो, अल्जाइमर का पेशेंट हो, इन सब पर हम काम करते हैं और रिजल्ट सबको आता है। रिजल्ट सबको आता है। आज तक हमारे सामने कोई भी ये पेशेंट नहीं आया, या उसने अगर हमारे मुताबिक कम से कम 45 दिन ट्रीटमेंट लिया, तो एक भी पेशेंट हमारे पास ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे फर्क नहीं है। हाँ, ये तो हो सकता है कि भाई मैंने उसे 30 दिन का बोला और वो 10 दिन बाद कहे कि मुझे फर्क नहीं है, तो भाई हमने 30 दिन का बोला है तो उतना टाइम पीरियड तो आपको लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उतने ही टाइम पीरियड में हम कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी किस लिए कामयाब है कि न्यूरोथेरेपी बॉडी के अंदर ही ब्रेन के उन केमिकल्स को बनाना जानती है और उन केमिकल्स को बनाकर ब्रेन के अंदर भेज सकती है, और इस तरीके से हम ब्रेन की बीमारियों पर ज्यादा कामयाब हैं कंपेयर टू मॉडर्न साइंस एलोपैथी, है ना। तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए किसी को पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, इस पैरालिसिस का कारण क्या होता है कि 2-3 कारण होते हैं। उनमें से एक कारण है कि क्लॉटिंग हो गई है, कि ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट जाकर फंस गया। भाई बॉडी क्लॉट बनाती है, बिगाड़ती है, बॉडी में क्लॉट बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो कोई क्लॉट बॉडी में बना तो ब्लड के थ्रू वो क्या हुआ, हमारे ब्रेन में चला गया, और वो ब्रेन में बहुत माइनर वो पतला पतला नेटवर्क बिछा हुआ है, वहां जाकर वो कहीं अटक गया। अब उस अटकने से क्या है, अगर ये पाइपलाइन है और यहां पर ये क्लॉट अटक जाए तो आगे की तो ब्लड सप्लाई रुकी गई, आगे तो ब्लड जा ही नहीं सकता फिर जब ये कचरा अटका हुआ है। तो उस समय पर इस क्लॉट को खोलने का काम हेपरिन नामक केमिकल करता है। अब ये पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता तो इसको हेपरिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है ना। हेपरिन नामक इंजेक्शन आर्टिफिशियल है। अब वो आर्टिफिशियल इंजेक्शन ब्लड के अंदर जाकर ब्रेन में जाने की भी कोशिश करता है तो भी ये 20% ही जा पाता है ना। तो और इसमें यह भी कहा जाता है कि जितनी जल्दी पैरालिसिस का इलाज शुरू हो जाए, डॉक्टर के पास चले जाएं या कुछ भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, उतना ही रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। जितना हम डिले करते जाते हैं ये क्लॉट और गाढ़ा होता चला जाएगा, इसको डिसॉल्व करना और मुश्किल हो जाता है ना। तो उस समय पर एक इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन ने 20% असर करा तो थोड़ा बहुत उसमें फर्क आता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क इस पेशेंट को नहीं आ सकता है। अब दूसरा, यही पेशेंट अगर हमारे पास पहले दिन आ जाए तो हम जानते हैं कि हेपरिन कौन बनाता है, लिवर बनाता है, मैंने आपको बताया था। कौन बनाता है, लंग्स बनाता है। तो हम लंग्स और लिवर को बार बार स्टिमुलेट करें, दिन में 4 बार करें, 5 बार करें, और हमारे पास हेपरिन का फॉर्मूला है, तो हम उस फॉर्मूले को बार बार देकर इस केमिकल को बनाते हैं, और ये केमिकल लिवर और लंग्स के द्वारा बनेगा और ये डायरेक्ट बॉडी के ब्रेन के अंदर चला जाएगा। जैसे ही यहां पहुंचेगा इस क्लॉट को ये डिसॉल्व करना शुरू करेगा और पैरालिसिस के पेशेंट में फर्क आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हमारे पास पेशेंट कब आता है, पहले वो कहीं दूसरी जगह दिखा रहा होता है, कहीं एलोपैथी दिखा रहा होता है, फिर आयुर्वेद को दिखा रहा होता है, फिर होम्योपैथी को दिखा रहा होता है, फिर फिजियोथेरेपी को दिखा रहा होता है, और इन सबसे कहीं फर्क नहीं आता, तब वो न्यूरोथेरेपी पर पहुंचता है।
तो जब तक वो यहां पहुंचा दो कंडीशन हुई, एक तो उसकी बीमारी पुरानी 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 होती चली गई और उसकी क्रिटिकल कंडीशन बदलती चली गई, और दूसरी जो बीमारी की शुरुआत थी, आज बीमारी क्या है, एक घर कर चुकी है। बॉडी उस कंफर्ट जोन में चली जाती है जहां से वो अपने आप को उसी बीमारी में ढाल लेती है। तो दो समस्याएं हमारे सामने आती है कि एक तो बॉडी की टेंडेंसी को चेंज करना और दूसरा इस बीमारी का इलाज करना। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम न्यूरोथेरेपी काम करते हैं और दोनों कंडीशन में काम कर कर भी पेशेंट को रिजल्ट लेकर आ पाते हैं। जितना आज मॉडर्न साइंस ब्रेन की बीमारियों पे काम नहीं कर पा रही है, उससे ज्यादा हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा शरीर के अंदर उन केमिकल्स को, उन हार्मोन्स को बनाकर शरीर की उन बीमारी को इलाज करते हैं जो ब्रेन से रिलेटेड होती हैं।